हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर साइकोलॉजी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, हैंस आइसनेक का ट्रेट टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और हम मोटिवेट हो सकें आपके लिए ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। ये टॉपिक मैं इग्नू के मास्टर्स इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर के सिलेबस से पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट का नाम है पर्सनैलिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट, सब्जेक्ट कोड है MPC 003 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लॉक 3 का यूनिट 3। चैप्टर का नाम हैंस आइसनेक ट्रेट टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का चैप्टर बिना देरी के। सबसे पहले आता है चैप्टर का इंट्रोडक्शन। हैंस आइसनेक ने पर्सनैलिटी को समझाने के लिए ट्रेट टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी दी। ट्रेट टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, अब ये ट्रेट टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी क्या है इसको हम लोग आगे समझेंगे। और उनका मानना था कि साइकोलॉजी का मेन ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन बिहेवियर को समझना और उसका प्रिडिक्शन करना, यानी अंदाज़ा लगाना कि इंसान का बिहेवियर फ्यूचर में कैसा हो सकता है। आपने जितने भी साइकोलॉजिस्ट के बारे में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, सबका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है लगभग कि ह्यूमन बिहेवियर को समझना और प्रिडिक्ट करना उसको। तो इस बात में वो केटल से एग्री करते थे। केटल यानी रेमंड केटल, जिनका हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, वीडियो अपलोडेड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो वो केटल से एग्री करते थे इस बात पे, लेकिन अप्रोच थोड़ी इनकी डिफरेंट थी। जहाँ ट्रेट थ्योरीज ये कहती हैं कि पर्सनैलिटी एक कंटिन्यूम में होती है, यानी एक लगातार स्केल जहाँ ट्रेड्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं, वहीं टाइप थ्योरीज पर्सनैलिटी को फिक्स्ड कैटेगरीज में बांट देती हैं। तो ट्रेट थ्योरी क्या कहती है कि पहले टाइप थ्योरी का समझते हैं। टाइप थ्योरी मतलब यस नो, बीच में कुछ नहीं होता है, एक कैटेगरी दूसरी कैटेगरी। ट्रेट थ्योरी में क्या होता था कि आप बीच में भी हो सकते हैं, 0 से लेकर 10 तक है तो आप 5 भी हो सकते हैं, 6 पे भी आ सकते हैं, 7 पे भी आ सकते हैं। लेकिन टाइप थ्योरी में आप या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो टाइप थ्योरीज जो पर्सनैलिटी को फिक्स्ड कैटेगरीज में बांट देती हैं। टाइप थ्योरी के हिसाब से इंसान या तो एक टाइप का होता है या दूसरे टाइप का, बीच का ऑप्शन नहीं होता है। इसीलिए इसे आइदर और अप्रोच भी कहा जाता है, मतलब या तो ये या तो वो, बीच में कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए कि टाइप थ्योरी बोलेगी कि कोई इंसान या तो इंट्रोवर्ट है या तो एक्सट्रोवर्ट है, जबकि ट्रेट थ्योरी ये कहेगी कि ज़्यादातर लोग पूरे इंट्रोवर्ट या पूरे एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हैं, बल्कि दोनों के बीच में कहीं होते हैं। तो आइसनेक का कहना था कि बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेड्स की ज़रूरत नहीं होती है। लास्ट चैप्टर में हमने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स पढ़े थे ना, लेकिन ये कहते हैं बहुत ज़्यादा ट्रेड्स की ज़रूरत नहीं होती पर्सनैलिटी को समझाने के लिए। सिर्फ 3 मेन डायमेंशंस, जिन्हें वो सुपर ट्रेट्स भी कहते थे, काफ़ी होते हैं। उनकी थ्योरी काफ़ी बायोलॉजिकली ओरिएंटेड थी, मतलब उन्होंने पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट में, यानी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में उन्होंने जेनेटिक यानी कि जन्मजात फैक्टर्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी। लेकिन साथ ही ये भी माना कि इन्वायरमेंट और सिचुएशन, यानी माहौल और परिस्थिति बिहेवियर पर असर डालते हैं, ये भी वो मानते थे। तो इस यूनिट में हम आइसनेक की इसी पर्सनैलिटी मॉडल को समझेंगे, उसकी मेन डायमेंशंस क्या हैं, उनका मतलब क्या है और कैसे ये डायमेंशंस मिलकर ह्यूमन बिहेवियर को शेप करती हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि पर्सनैलिटी को समझाने के लिए कौन कौन सी टाइप थ्योरीज आई हैं। टाइप थ्योरीज यानी वही यस नो 0 1 कैटेगरी वाली थ्योरी। तो बहुत से लोगों ने बहुत पुराने टाइम से ही पर्सनैलिटी को समझने की, समझाने की कोशिश की है। तो कुछ कुछ थ्योरीज वो भी हैं टाइप थ्योरीज, तो उनको भी हम समझेंगे, जैसे कि 4 ह्यूमर्स थ्योरी, शेल्डन की बॉडी टाइप थ्योरी, आयुर्वेदिक बॉडी टाइप्स, कार्ल जंग की साइकोलॉजिकल टाइप्स, टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी, और जे ब्लॉक के 3 पर्सनैलिटी टाइप्स। ये सारे हम समझेंगे इसमें। तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कभी कभी एग्जाम में आ भी जाते हैं। और इन सब के बाद हम जो है हैंस आइसनेक की थ्योरी को समझेंगे। तो पहले एक एक करके समझते हैं इन सारी टाइप थ्योरीज को। तो सबसे पहले बात करते हैं 4 ह्यूमर्स थ्योरी की। ये जो 4 ह्यूमर्स थ्योरी है, ये एंशियंट ग्रीक टाइम की एक बहुत पुरानी पर्सनैलिटी थ्योरी है, जहां पर्सनैलिटी को बॉडीली फ्लूइड्स यानी शरीर के रस, तरल पदार्थ या रस के बेसिस पर समझा जाता था। तो उस टाइम में ये माना जाता था कि हमारे बॉडी में 4 मेन फ्लूइड्स होते हैं, 4 तरह के लिक्विड्स होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, जो भी समझ लीजिए। उनको उन्होंने नाम दिया येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड और फिल्म। और जिस फ्लूइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसके अकॉर्डिंग इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, ऐसा इनका मानना था। जैसे अगर किसी में येलो बाइल ज़्यादा हो तो वो कॉलरिक टाइप माना जाता है। कॉलरिक टाइप मतलब गुस्सा जल्दी आने वाला या इरिटेट जल्दी होने वाला।
जिसमें येलो बाइल ज़्यादा है। जिनमें ब्लैक बाइल ज़्यादा हो तो मेलंकॉलिक माना जाता है, यानी मेलंकॉलिक टाइप मतलब उदास या डिप्रेस्ड नेचर वाला। ब्लड ज़्यादा हो तो सैंग्विन टाइप, मतलब सैंग्विन टाइप का मतलब चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक, जिनमें ब्लड ज़्यादा हो। और फिल्म ज़्यादा हो तो फिल्मेटिक टाइप, यानी शांत और बहुत ही काम पर्सनैलिटी। तो इस थ्योरी में इंसान को फिक्स्ड कैटेगरीज में रखा जाता था, यानी एक टाइप का माना जाता था, बीच का ऑप्शन नहीं होता था। यानी आप या तो येलो बाइल हैं, या तो ब्लैक बाइल हैं, या तो ब्लड, या तो फिल्म। तो इसी वजह से ये थ्योरी टाइप थ्योरी का एग्जाम्पल है, आप किसी एक टाइप के हो। आज के मॉडर्न साइकोलॉजी में ये थ्योरी साइंटिफिकली वैलिड नहीं मानी जाती, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें ये समझाती है कि पर्सनैलिटी को टाइप्स के फॉर्म में समझाने की सोच बहुत पुरानी है। यानी बहुत पहले से लोग पर्सनैलिटी को टाइप की तरह समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी सब सोच की वजह से धीरे धीरे आइसनिक जैसे साइकोलॉजिस्ट ने साइंटिफिक और बायोलॉजिकल बेस के साथ इनको डेवलप किया। उन्हें सोचने के लिए कुछ मटेरियल मिला पीछे से, तो इसलिए ये सारी आज भली बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन इनका इंपॉर्टेंस यही है कि इन्होंने एक बेस दिया। तो ये थी 4 ह्यूमर्स थ्योरी। अब आती है शेल्डन्स सोमैटोटाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ये भी एक टाइप थ्योरी है जिसमें पर्सनैलिटी को बॉडी के स्ट्रक्चर यानी शरीर की बनावट के बेसिस पर समझा जाता है। शेल्डन का मानना था कि इंसान का बॉडी टाइप उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स यानी उसके जो व्यक्तित्व का गुण होता है उससे जुड़ा होता है। आपका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है उससे आपका व्यक्तित्व पता चल सकता है। ये शेल्डन की सोमैटोटाइप थ्योरी थी। उन्होंने 3 मेन बॉडी टाइप्स बताए, 3 तरह के बॉडी के टाइप बताए उन्होंने। पहला एंडोमॉर्फ, जिसमें बॉडी ज़्यादा गोल मटोल होती है, और ऐसे लोग आमतौर पर रिलैक्स्ड होते हैं, सोशल होते हैं और कंफर्ट लविंग होते हैं। दूसरा होता है मीजोमॉर्फ। मीजोमॉर्फ में क्या होता है, बॉडी मस्कुलर होती है, स्ट्रांग होती है, ऐसे लोग एनर्जेटिक होते हैं, असर्टिव और कॉम्पिटिटिव होते हैं। तीसरे होते हैं एक्टोमॉर्फ, जिसमें बॉडी पतली और फ्रेजाइल होती है, ऐसे लोग ज़्यादातर शांत यानी क्वाइट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इंट्रोवर्टेड होते हैं। शेल्डन ने यह भी कहा कि हर इंसान सिर्फ एक प्योर टाइप का नहीं होता, बल्कि इन 3 टाइप्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे वो रेटिंग सिस्टम। तो उन्होंने क्या किया, बोला कि 3 तरह का ही नहीं होता, 1 से लेकर 7 तक का इसको उन्होंने एक स्केल बनाया, एक सिस्टम बनाया, रेटिंग सिस्टम। उससे एक्सप्लेन किया इन्होंने कि कौन किस कैटेगरी में आता है, ज़्यादा या कम। लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी में इस थ्योरी को स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पर्सनैलिटी को समझाने की या समझने की कोशिश की गई कि पहले पर्सनैलिटी को फिक्स टाइप के रूप में कैसे देखा जाता था, ऐसे हमें पता चलता है इसको देख के। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक बॉडी टाइप्स, दोषाज। दोषाज यानी दोष, अगर हिंदी में आप बोलेंगे तो इसको समझते हैं। तो आयुर्वेदिक बॉडी टाइप ये पता चलता है कि इंडिया से कहीं से निकलता हुआ पता लगता है। तो आयुर्वेदिक बॉडी टाइप्स यानी दोष हैं, दोषाज को मैं दोष बोलूँगा। ये एंशियंट इंडियन सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा से आए हैं, पुराने जो इंडिया का आयुर्वेद सिस्टम है वहाँ से ये निकला हुआ है। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हर इंसान के शरीर में और मन पर 3 मेन दोष का इफेक्ट होता है। कौन कौन से, वात, पित्त और कफ। जिस दोष का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है उसके हिसाब से इंसान का बिहेवियर, पर्सनैलिटी और बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप होता है। यानी यहाँ पे ये मानते हैं 3 तरह के दोष हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। और जिसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है उसके हिसाब से इंसान का बिहेवियर होता है, उसकी पर्सनैलिटी होती है और उसका बॉडी का स्ट्रक्चर भी होता है। ये एंशियंट इंडियन सिस्टम ऑफ आयुर्वेद से निकल के आई हुई बात है। तो सबसे पहले आता है वात टाइप के लोग कैसे होते हैं। वात टाइप लोग आमतौर पर पतले शरीर के होते हैं, जैसे एक्टोमॉर्फ था पिछले हमने जो डिस्कस किया था अभी, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, उसी टाइप में वात टाइप के लोग आमतौर पर पतले शरीर के होते हैं और उनका बिहेवियर चेंजेबल और अनप्रिडिक्टेबल होता है, बदलता रहता है। बिहेवियर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जल्दी इनका। तो ये लोग इमेजिनेटिव होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं, आइडियाज़ जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन काम ख़त्म करने में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, इनको जल्दी काम ख़त्म नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा इमेजिनेटिव लोगों के साथ ये प्रॉब्लम वैसे भी होती है। उसके बाद है पित्त टाइप के लोग, पित्त दोष। तो पित्त टाइप लोग मीडियम और वेल प्रोपोर्शनेट बॉडी के होते हैं, मीडियम टाइप की बॉडी होती है, ज़्यादातर इंटेलिजेंट होते हैं, फोकस्ड और एम्बिशियस होते हैं। डिसीजन लेना इनकी स्ट्रेंथ होती है, जल्दी डिसीजन लेते हैं, लेकिन स्ट्रेस में ये थोड़े इरिटेट हो सकते हैं। अब आता है थर्ड, कफ दोष। तो कफ टाइप के लोग कैसे होते हैं, तो कफ टाइप के लोग कंपैरेटिवली हैवी बॉडी के होते हैं, जैसे एंडोमॉर्फ था वैसे होते हैं, नेचर से काम होते हैं, पेशेंट होता है और इमोशनली
स्टेबल होते हैं, काम धीरे धीरे करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। इस अप्रोच में भी पर्सनैलिटी को टाइप्स यानी फिक्स्ड कैटेगरीज में समझा जाता है, इसलिए ये भी टाइप थ्योरी का एग्जाम्पल है। तो आज के साइंटिफिक साइकोलॉजी में दोष को डायरेक्ट पर्सनैलिटी एक्सप्लेनेशन के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन ये थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये दिखाती है कि पर्सनैलिटी को बॉडी और बिहेवियर के कनेक्शन के साथ समझाने की सोच बहुत पुरानी है। तो ये इंडिया में भी बहुत लोगों ने समझाने की कोशिश की। अब बात करते हैं जंगियन पर्सनैलिटी टाइप्स। कार्ल जंग ने प्रपोज किया, जहां उन्होंने कहा कि लोग अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि हम एनर्जी का सोर्स, इंफॉर्मेशन को समझने का तरीका, डिसीजन लेने का स्टाइल और लाइफ को ऑर्गेनाइज करने का पैटर्न अलग अलग होता है। ठीक है ना, एक बार फिर से समझ लेते हैं। कार्ल जंग ने क्या कहा, उन्होंने प्रपोज किए, जहां उन्होंने कहा कि लोग अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि हम एनर्जी का सोर्स, इंफॉर्मेशन को समझने का तरीका हमारा, डिसीजन लेने का स्टाइल और लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के पैटर्न अलग अलग होते हैं, इसलिए हम लोग अलग अलग होते हैं। तो कार्ल जंग के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी का अल्टीमेट गोल होता है इंडिविजुएशन। इंडिविजुएशन का मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब है खुद को पूरी तरह समझना। ये पर्सनैलिटी का अल्टीमेट गोल होता है, खुद को पूरी तरह समझना, अपनी स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करके एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बनाना। ये होता है पर्सनैलिटी का अल्टीमेट गोल, ये कार्ल जंग कहते हैं। कार्ल जंग ने बताया कि हर इंसान कुछ बेसिक प्रेफरेंसेस के साथ पैदा होता है, जैसे एक्स्ट्रावर्जन यानी बाहर की दुनिया से एनर्जी लेना। जो एक्स्ट्रोवर्ट लोग होते हैं वो बाहर की दुनिया से उनको एनर्जी मिलती है, और इंट्रोवर्जन अंदर से एनर्जी लेने। तीसरे होते हैं सेंसिंग, फैक्ट्स और डिटेल्स पर उनका फोकस होता है। और उसके बाद आता है इंट्यूशन यानी पैटर्न्स और मीनिंग्स पर फोकस करते हैं इंट्यूशन वाले लोग। फिर आता है थिंकिंग यानी लॉजिक से डिसीजन लेते हैं ऐसे लोग। और फिर आता है फीलिंग, जो इमोशंस और वैल्यूज से डिसीजन लेते हैं। इन्हीं प्रेफरेंसेस को बाद में मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर MBTI ने यूज़ किया और उनके कॉम्बिनेशन से 16 पर्सनैलिटी टाइप्स बनाए, जैसे INTJ, ENFP एक्सेट्रा। तो मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर यानी MBTI का यूज़ मेनली लोगों को अपनी पर्सनैलिटी समझने, कम्युनिकेशन इंप्रूव करने और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करने के लिए होता है। अभी थोड़ा सा और बताऊंगा इसको तो आपको और समझ में आ जाएगा। ये INTJ, ENFP का मतलब क्या है ये बताऊंगा मैं आपको। तो ये भी एक टाइप अप्रोच है क्योंकि यहाँ लोगों को फिक्स्ड पैटर्न्स में समझा जाता है, लेकिन याद रखिए ये एबिलिटीज़ या इंटेलिजेंस को मेजर नहीं करता, सिर्फ बिहेवियर के स्टाइल को एक्सप्लेन करता है। आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने एबल हैं, ये चीज़ ये मेजर नहीं करता, सिर्फ बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। तो अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जंग ने कहा कि हर इंसान के बिहेवियर के पीछे कुछ बेसिक प्रेफरेंसेस होती हैं। प्रेफरेंस का मतलब होता है नेचुरल झुकाव, आपका झुकाव किस तरफ है। जैसे हमें बिना सोचे राइट हैंड ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, वैसे ही पर्सनैलिटी में भी कुछ चीज़ें नेचुरली प्रिफर्ड होती हैं। हमें कुछ भी सोचे बिना हम राइट हैंड यूज़ कर लेते हैं ना, वैसे पर्सनैलिटी का भी कुछ चीज़ों के प्रति झुकाव होता है जो हम नेचुरली प्रीफर करते हैं। तो कार्ल जंग के अकॉर्डिंग ये प्रेफरेंसेस 4 बाइपोलर डायमेंशंस, बाइपोलर मतलब दो अपोजिट एंड्स के बीच दोनों एक्सट्रीम। बाइपोलर का मतलब होता है एक पोल दो पोल। जैसे मान लीजिए कि एक बड़ी सी डंडी है, तो एक डंडी का इस छोर, एक डंडी का दूसरा छोर, इसको बोलते हैं बाइपोलर, दो तरफ जिसके पोल हो। तो 4 बाइपोलर डायमेंशन है इसमें। तो बाइपोलर का मतलब क्या होगा, दो अपोजिट एंड्स के बीच और दोनों एक्सट्रीम पे, एक इस छोर पे है एक इस छोर पे है, इन पे बेस्ड होती है। तो पहला क्या है 4 बाइपोलर डायमेंशन में, इंट्रोवर्जन और एक्स्ट्रावर्जन, जिसमें कुछ लोग बाहर के लोगों, एक्टिविटीज़ और इन्वायरमेंट से एनर्जी लेते हैं जैसे कि एक्स्ट्रावर्जन, और कुछ लोग अपने थॉट्स और अकेले टाइम से एनर्जी लेते हैं, इंट्रोवर्जन। दूसरा है सेंसिंग और इंट्यूशन। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एक्सट्रोवर्ट मतलब हम बोलते हैं ना जो सोशल होते हैं, आउटगोइंग होते हैं। इंट्रोवर्ट मतलब जो अपने में रहते हैं। तो ये दो पोल हो गए, एकदम बिल्कुल अलग अलग छोर हो गए, एक बिल्कुल सोशल है, एक बिल्कुल भी सोशल नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो एक्स्ट्रावर्जन इंट्रोवर्जन हो गया। दूसरा है सेंसिंग और इंट्यूशन। तो जो सेंसिंग वाले होते हैं वो फैक्ट्स, डिटेल्स और जो दिख रहा है उस पर फोकस करते हैं, जबकि इंट्यूशन वाले लोग होते हैं पैटर्न्स, मीनिंग्स और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ पर सोचते हैं। ये हो गया सेंसिंग और इंट्यूशन। तीसरा डिमेंशन है थिंकिंग वर्सेस फीलिंग, जिसमें थिंकिंग टाइप डिसीजंस लॉजिक और ऑब्जेक्टिविटी से लेता है। जो थिंकिंग टाइप होता है वो अपने डिसीजंस कैसे लेगा, जो बहुत सोचने वाला, विचार करने वाला आदमी, वो लॉजिक पे ध्यान देगा, ऑब्जेक्टिविटी पे ध्यान देगा, तो इन सब चीज़ों से वो डिसीजन लेता है। जो फीलिंग वाला है
जिनमें इमोशन ज़्यादा है, उस टाइप के लोग डिसीजंस इमोशन से, वैल्यूज से, रिलेशनशिप को देखकर लेते हैं। और चौथा है जजिंग एंड परसीविंग। तो जजिंग एक छोर हो गया, परसीविंग दूसरा छोर हो गया। जहाँ जजिंग वाले लोग प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड रहना पसंद करते हैं, और परसीविंग वाले जो लोग होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं और ओपन एंडेड अप्रोच रखते हैं। जब इन चार प्रेफरेंसेस को मिला दिया जाता है तो 16 जंगियन पर्सनैलिटी टाइप बनते हैं। चार, एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, सेंसिंग, इंट्यूशन, थिंकिंग, फीलिंग, जजिंग, परसीविंग, इनको मिला देंगे तो ये चार हैं और इनमें चार हैं, तो 4 इंटू 4 16, तो 16 पर्सनैलिटी टाइप्स बनते हैं, जिनको 16 जंगियन पर्सनैलिटी टाइप्स बोलते हैं। अब इनमें से मान लीजिए कोई इंट्रोवर्ट है, ठीक है, उसके INTJ, ENFP, तो इस तरीके से हमारी पर्सनैलिटी बनती है। हर टाइप का मतलब होता है दुनिया को देखने और रिएक्ट करने का एक अलग स्टाइल, ना कि इंटेलिजेंस या एबिलिटी का लेवल। तो बाद में डेविड कियर्से ने इन्हीं जंगियन टाइप्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करके टेम्परामेंट थ्योरी बनाई, जिसमें फोकस ज़्यादा ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर था, ना कि अंदर के थॉट्स पर। इसलिए जंग और MBTI टाइप थ्योरीज में लोगों को कैटेगरीज के थ्रू समझा जाता है, जो आइसनेक के ट्रेट बेस्ड अप्रोच से अलग है। अब ये रह गया ना INTJ, ये कुछ नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म है। एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन में से अगर आप आई हैं तो इंट्रोवर्ट हो गए। सेंसिंग, इंट्यूशन, थिंकिंग, फीलिंग, जजिंग, तो इनका पहला जो अक्षर अल्फ़ाबेट है ई, एक्स्ट्रावर्जन इंट्रोवर्जन का आई हो गया, सेंसिंग का S हो गया, इंट्यूशन का I हो गया, थिंकिंग का T हो गया, फीलिंग का F हो गया, जजिंग का J हो गया, परसीविंग का P हो गया। तो जो आप चारों में से जिस जिस कैटेगरी में जाएंगे उसके हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी को समझने की, समझाने की कोशिश करता है ये मेथड। अब हम लोग टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी को भी समझते हैं। तो टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल है और मोस्टली स्ट्रेस और वर्क बिहेवियर समझाने के लिए यूज़ होता है। टाइप ए पर्सनैलिटी वाले लोग जनरली बहुत कॉम्पिटिटिव, ज़्यादा आगे निकलने वाले होते हैं, हर चीज़ जल्दी चाहिए होती है इनको, टाइम को लेकर हमेशा प्रेशर में रहते हैं और काम को लेकर काफ़ी वर्कहोलिक होते हैं, यानी काम ही काम, इनके लिए काम ही पूजा है। ऐसे लोग ईजिली इम्पेशेंट हो जाते हैं, जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं, गुस्सा आ सकता है और स्ट्रेस में एग्रेसिव भी हो सकते हैं। इसी वजह से टाइप ए लोगों में स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे हार्ट इश्यूज रिस्क ज़्यादा माना गया है। वहीं पर दूसरी तरफ टाइप बी पर्सनैलिटी वाले लोग कंपेरेटिवली रिलैक्स्ड और इजी गोइंग होते हैं। ये लोग पेशेंट रहते हैं, ज़्यादा कंपटीशन में नहीं पड़ते और प्रेशर को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। इनका जो लाइफ को देखने का अप्रोच थोड़ा स्लो और बैलेंस्ड होता है, इसलिए स्ट्रेस लेवल भी यूजुअली कम होता है। इसीलिए टाइप ए और टाइप बी कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी में, रिसर्च में और डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ होती है, स्पेशली स्ट्रेस, हेल्थ और वर्क बिहेवियर को समझने के लिए। यानी टाइप ए वाले लोग कौन हो गए? हमेशा जल्दबाजी में रहने वाले लोग, काम को लेकर एकदम काम में लगे रहते हैं, काम में उनके काम के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है, इम्पेशेंट होते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है। टाइप बी वाले लोग होते हैं कूल होते हैं, काम होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, धीरे धीरे डिसीजन लेते हैं, बैलेंस डिसीजन लेते हैं, थोड़ा स्लो होते हैं लेकिन बैलेंस डिसीजन लेते हैं। तो ये हो गया टाइप ए और टाइप बी थ्योरी। अब ब्लॉक्स पर्सनैलिटी टाइप्स को समझते हैं। तो जैक ब्लॉक ने 1971 ने पर्सनैलिटी को थोड़ा अलग तरीके से समझा। उन्होंने बोला कि पर्सनैलिटी सिर्फ ट्रेड्स का नाम नहीं है, बल्कि एडजस्टमेंट और सेल्फ कंट्रोल, यानी अपने इमोशंस और बिहेवियर को कंट्रोल करना इनका पैटर्न होता है पर्सनैलिटी। ब्लॉक के अकॉर्डिंग 3 मेन पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं। पहला है वेल एडजस्टेड या रेजिलियंट टाइप। ये लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, इमोशनली स्टेबल रहते हैं, प्रॉब्लम्स को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं और सोशली भी काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। वेल एडजस्टेड या रेजिलियंट टाइप के, यानी ओवरऑल हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एग्जाम्पल। दूसरा टाइप है ओवर कंट्रोल्ड, जिसमें लोग अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा दबा के रखते हैं, एंशियस यानी बेचैन होते हैं, रिजिड होते हैं और सोशल सिचुएशंस में एडजस्ट करना मुश्किल होता है इनके लिए। इसे मेल एडजस्टेड पर्सनैलिटी माना गया है। तीसरा टाइप है अंडर कंट्रोल्ड, जिसमें सेल्फ कंट्रोल कम होता है, लोग इंपल्सिव होते हैं, बिना सोचे रिएक्ट करने वाले होते हैं, रिस्की और रूल ब्रेकिंग बिहेवियर दिखाते हैं जैसे कि एग्रेशन या डेलिक्वेंसी। ये भी मेल एडजस्टेड टाइप है, बस ओवर कंट्रोल के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो सिंपल वर्ड्स में ब्लॉक ने दिखाया कि पर्सनैलिटी को समझने के लिए ये देखना ज़रूरी है कि कोई भी इंसान लाइफ के प्रेशर को कितना बैलेंस तरीके से हैंडल करता है। ये है जैक ब्लॉक की थ्योरी। तो अभी तक हमने सारी पढ़ ली थ्योरीज। अब पढ़ते हैं पर्सनैलिटी टाइप थ्योरीज के क्रिटिसिज्म के बारे में। देखिए, जब ये थ्योरीज आई थी तो काफ़ी पॉपुलर हो गई थी, क्योंकि
समझना इजी था इनको, लेकिन बाद में साइकोलॉजिस्ट्स ने बोला कि ये अप्रोच थोड़ी ज़्यादा सिंपलिस्टिक है, बहुत सिंपल बना देने वाली है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सनैलिटी को फिक्स कैटेगरीज में बांट देती है, यानी इंसान या तो टाइप का है या तो दूसरे टाइप का है, जबकि रियलिटी में पर्सनैलिटी कॉन्टिन्यूम यानी लगातार स्केल बीच बीच के लेवल्स पर होती है। यानी अगर 1 से 10 है तो आप 1 और 10 नहीं है, आप 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ऐसा साइकोलॉजिस्ट ने बोला। तो ये थ्योरीज पर्सनैलिटी को मल्टी डायमेंशनल नेचर को इग्नोर करती हैं। मतलब एक इंसान के अंदर एक साथ कई ट्रेट्स डिफरेंट लेवल पर हो सकते हैं। साथ ही ये क्वालिटेटिव डिफरेंसेस किस टाइप का है पर ज़्यादा फोकस करती हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव डिफरेंस कितनी मात्रा या डिग्री में ट्रेट है इस पर फोकस नहीं करती हैं, बिल्कुल नहीं देखती इस चीज़ को। एक और इशू ये है कि पर्सनैलिटी टाइप्स को ऑब्जेक्टिवली मेजर करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए साइंटिफिक प्रिसीजन कम हो जाती है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। अब अगर स्ट्रेंथ देखें तो पर्सनैलिटी टाइप अप्रोच का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड होती है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा कितना आसान था इसको समझना। स्टूडेंट्स, काउंसलर्स और कॉमन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। ये पर्सन सेंटर्ड होती हैं, मतलब इंडिविजुअल को पूरे इंसान के रूप में देखती हैं। काउंसलिंग, एजुकेशन, रिलेशनशिप्स और वर्क प्लेस जैसे एरियाज़ में ये काफ़ी प्रैक्टिकल यूज़ में आती हैं और पर्सनैलिटी प्रोफाइल्स बनाने में हेल्प करती हैं, जिससे एडजस्टमेंट और इंटरेक्शन बेटर हो सके जिस वजह से। लेकिन इनकी लिमिटेशंस भी क्लियर हैं। ये अप्रोच जो पर्सनैलिटी को ओवर सिंप्लीफाई कर देती है। ग्रेजुअल डिफरेंस, धीरे धीरे बदलने वाले जो ट्रेड्स जो हैं उनको ओवरलुक करती है और ट्रेड थ्योरीज को के कंपैरिजन में कम प्रिसाइज होती हैं। इसी वजह से मॉडर्न साइकोलॉजी में ज़्यादा इम्फेसिस ट्रेट बेस्ड अप्रोचेस पर दिया जाता है, जैसे आइसनेक की थ्योरी हो गई, रेमंड केटल के मॉडल्स हो गए, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्योंकि वो ट्रेट थ्योरी की बात करते हैं। अब जो है हमने सारी टाइप थ्योरीज पढ़ ली, क्योंकि हैंस आइसनेक की थ्योरी ये चैप्टर जो है हैंस आइसनेक की थ्योरी का है, तो अब हम लोग चलेंगे हैंस आइसनेक की थ्योरी पे। तो अब ध्यान से समझिएगा। हैंस आइसनेक ने पर्सनैलिटी को समझाने के लिए एक बहुत साइंटिफिक और बायोलॉजिकल अप्रोच दिया है, जिसे हम कहते हैं ट्रेट टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी या PEN मॉडल। इसको पेन मॉडल भी कहते हैं, ट्रेट टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, PEN। आइसनेक का मानना था कि पर्सनैलिटी सिर्फ इन्वायरमेंट या एक्सपीरियंस से नहीं बनती, बल्कि काफ़ी हद तक बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड, यानी जो हमें नेचर से मिलता है, जीन से मिलता है, होती है इसकी वजह से। इसी वजह से उन्होंने फ्रूड के यानी सिगमंड फ्रूड के साइको एनालिसिस को रिजेक्ट किया इन्होंने, क्योंकि वो उनके अकॉर्डिंग साइंटिफिकली टेस्टेबल, फ्रूड के जो आइडियाज़ थे, थ्योरीज थी, वो उनको इन्होंने कहा कि वो साइंटिफिकली टेस्टेबल नहीं है। तो आइसनेक का क्लियर गोल था बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना, और इसके लिए उन्होंने कहा कि पर्सनैलिटी को हम तभी समझ पाएंगे जब हम उसे मेजरेबल ट्रेट्स और टाइप्स के फॉर्म में देखें, जिसको मेजर किया जा सके। जिसको मेजर ही नहीं कर सकते उसको समझना मुश्किल हो जाएगा। तो आइसनेक ने पर्सनैलिटी को एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर के रूप में एक्सप्लेन किया। मतलब पर्सनैलिटी एकदम ऊपर से नहीं आती, बल्कि स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होती है। सबसे नीचे होते हैं स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। जैसे आज आपने एक फ्रेंड से बात की, जब ऐसे रिस्पॉन्सेज बार बार रिपीट होते हैं तो वो बन जाते हैं हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज, यानी आदत बन जाने वाले रिस्पॉन्सेज। जैसे अक्सर फ्रेंड से बात करना, एक दिन आपने बात की, वो हो गया स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। अब आपकी हैबिट बन गई, आप रोज रोज अक्सर अपने फ्रेंड से बात करते हैं, ये हो गया हैबिचुअल रिस्पॉन्स। इन हैबिट्स का ग्रुप मिलकर बनता है ट्रेट्स। बहुत सारे जब हैबिट्स मिल जाते हैं तो बनता है ट्रेट्स, जिसको बोलते हैं गुण। जैसे सोशेबिलिटी, यानी आपका मिलनसार होना, शर्मिला होना, तो ये सब आपके बहुत सारे हैबिट्स मिलके बनाते हैं ट्रेट्स को। और सबसे ऊपर होते हैं टाइप्स या सुपर फैक्टर्स, जैसे एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन, जो बहुत सारे ट्रेट्स को मिलाकर बनते हैं। तो बहुत सारे हैबिट्स को मिला के क्या बन गए? ट्रेट्स। बहुत सारे ट्रेट्स को मिला के क्या बन गए? टाइप्स, सुपर फैक्टर्स। मतलब एक एक्स्ट्रावर्ट सिर्फ बातचीत वाला नहीं होता, बल्कि उसके अंदर कई रिलेटेड ट्रेट्स का क्लस्टर होता है। इस थ्योरी का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है टैक्सोनॉमी और फैक्टर एनालिसिस। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। यानी पहले पर्सनैलिटी के ट्रेट्स को सही तरीके से क्लासिफाई करो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन दो। आइसनेक ने फैक्टर एनालिसिस, यानी ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, उनका यूज करके क्वेश्चनेयर्स,
सेल्फ रिपोर्ट्स और एक्सपेरिमेंट से डेटा कलेक्ट किया, फिर देखा कौन से ट्रेट एक साथ मूव करते हैं। जब कुछ ट्रेट्स बार बार एक साथ दिखते हैं तो उन्हें मिलाकर एक हाई ऑर्डर डायमेंशन बनाया, जिसे आइसनेक ने टाइप कहा। इसी प्रोसेस से उन्होंने अपने फेमस पर्सनैलिटी डायमेंशंस डेवलप की। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, आइसनेक के लिए ट्रेट्स थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं, मतलब ये डायरेक्टली दिखते नहीं बल्कि बिहेवियर के पैटर्न्स हैं, कोवेरिएशन ऑफ बिहेवियर्स, इससे इन्फर किए जाते हैं। इसी वजह से उनकी थ्योरी ज़्यादा साइंटिफिक है, ऑब्जेक्टिव है, टेस्टेबल है। तो सिंपल अगर कंक्लूजन इन बातों का निकाला जाए जो आइसनेक की थ्योरी है, तो आइसनेक की थ्योरी कहती है कि पर्सनैलिटी बायोलॉजिकल बेस्ड होती है, हायरार्किकल होती है और उसे हम साइंटिफिकली मेजर कर सकते हैं। इसी फाउंडेशन पर आगे चलकर हम PEN पेन मॉडल यानी एक्स्ट्रावर्जन, न्यूरोटिसिज्म, साइकोटिसिज्म, इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम। अब बढ़ते हैं आगे और धीरे धीरे हम समझेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। हैंस आइसनेक ने पर्सनैलिटी को सिर्फ एक चीज़ नहीं माना, बल्कि उन्होंने कहा कि पर्सनैलिटी 3 बड़ी डायमेंशंस पर बेस्ड होती है। इसी को हम कहते हैं PEN पेन मॉडल। P मतलब साइकोटिसिज्म, E मतलब एक्स्ट्रावर्जन और N मतलब न्यूरोटिसिज्म। PEN आइसनेक ने क्लियर बोला कि ये 3 डायमेंशंस इंडिपेंडेंट यानी अलग अलग होती हैं। मतलब अगर कोई इंसान एक्स्ट्रावर्ट है तो ज़रूरी नहीं कि वो इमोशनली स्टेबल या अनस्टेबल ही हो, हर डायमेंशन अपनी जगह काम करता है। सबसे पहले डायमेंशन है एक्स्ट्रावर्जन इंट्रोवर्जन। ये बताता है कि आदमी लोगों के साथ रहकर एनर्जी लेता है या अकेला रहकर। अगर किसी का जो है हाई E यानी हाई एक्स्ट्रावर्जन है तो वो ज़्यादा सोशेबल होगा, मिलनसार होगा, एक्टिव होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा और इम्पल्सिव यानी जल्दी रिएक्ट करने वाला होता है, हाई अगर एक्स्ट्रावर्जन है तो। अगर किसी का लो एक्स्ट्रावर्जन है तो कैसा होगा, तो वो ज़्यादा क्वाइट होगा यानी शांत होगा, रिजर्व होगा, इंट्रोस्पेक्टिव होगा, अंदर ही अंदर सोचने वाला और रिलायबल होते हैं ऐसे लोग। यानी यहाँ बात ये नहीं कि कोई सिर्फ इंट्रोवर्ट या सिर्फ एक्सट्रोवर्ट होता है, बल्कि डिग्री, मात्रा की बात हो रही है यहाँ पे। तो कोई कितना एक्सट्रोवर्ट है, कोई कितना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, कोई कितना कम एक्सट्रोवर्ट है। दूसरा डायमेंशन है न्यूरोटिसिज्म और इमोशनल स्टेबिलिटी। न्यूरोटिसिज्म मतलब N और इमोशनल स्टेबिलिटी, तो इसका सिंपल मतलब है इमोशनल कंट्रोल। जिसका हाई न्यूरोटिसिज्म होगा वो ज़्यादा एंग्शियस होगा, न्यूरोटिक होगा यानी चिंतित रहेगा, हमेशा मूडी होगा, परेशान रहेगा, इमोशनली अनस्टेबल होगा। जिसका लो होगा न्यूरोटिसिज्म वो काम होगा, इमोशनली स्टेबल होगा और इवन टेम्पर्ड होगा यानी हर सिचुएशन में बैलेंस्ड रहता है। ये डायमेंशंस बताते हैं कि स्ट्रेस के टाइम इंसान का रिएक्शन कैसा होता है। तीसरा और थोड़ा सेंसिटिव डायमेंशन है साइकोटिसिज्म और इम्पल्सिव कंट्रोल। इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंसान साइकोटिक है। जो हाई साइकोटिक वाले लोग हैं ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, हॉस्टाइल होते हैं, अनकोऑपरेटिव और एंटी सोशल हो सकते हैं। और लो साइकोटिसिज्म वाले लोग ज़्यादा एम्पैथिक होते हैं यानी दूसरों की फीलिंग समझने वाले, एल्ट्रिस्टिक होते हैं, दूसरों के लिए सोचने वाले और कन्वेंशनल और सोशलाइज्ड होते हैं। ये डायमेंशंस मेनली इम्पल्स कंट्रोल और सोशल बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। अब आइसनेक ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, पर्सनैलिटी एज अ कॉन्टिन्यूअम। कॉन्टिन्यूअम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसी चैप्टर में कई बार ये वर्ड आ चुका है। कॉन्टिन्यूअम मतलब कोई चीज़ लगातार स्केल पर हो रही है, जैसे 0 से 100 तक एक स्केल है ना, लगातार चल रहा है, 0 1 2। कंटिन्यूटी से आप समझिए, कंटिन्यूटी से वर्ड आया है कॉन्टिन्यूअम। तो आइसनेक पर्सनैलिटी एज अ कंटिन्यूअम पे बात करते हैं। उन्होंने कहा कि पर्सनैलिटी में लोग EN और P यानी जो उनका पेन का जो मॉडल है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ENP के अलग अलग लेवल्स पर होते हैं लोग, लेवल्स पर। और जो चीज़ हम साइकोसिस कहते हैं वो भी नॉर्मल बिहेवियर से बिल्कुल अलग नहीं, बल्कि साइकोटिसिज्म के कंटिन्यूअम पर ही आगे की साइड होती है। यानी मान लीजिए 0 से 100 तक का स्केल है तो उसी पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें आती हैं अलग अलग लेवल पर। साथ ही आइसनेक ने एग्रीगेशन प्रिंसिपल दिया। एग्रीगेशन का मतलब होता है कई बिहेवियर्स को मिलाकर मेजरमेंट करना। उन्होंने कहा कि अगर हम सिर्फ एक बिहेवियर देखेंगे तो गलत हो सकता है, लेकिन जब हम कई हैबिट्स, कई रिस्पॉन्सेस को जोड़कर देखते हैं तो पर्सनैलिटी ज़्यादा रिलायबल और स्टेबल तरीके से समझ आती है। अब तक हमने देखा कि आइसनेक पर्सनैलिटी को ट्रेट्स और डायमेंशंस के थ्रू समझाते हैं। अब आइसनेक क्या करते हैं, एक स्टेप और आगे जाते हैं और बोलते हैं कि पर्सनैलिटी सिर्फ माइंड की चीज़ नहीं होती है, बल्कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम से भी जुड़ी हुई है। इसी को कहते हैं न्यूरो फिजियोलॉजिकल बेसिस। यानी न्यूरो यानी नर्व्स, ब्रेन, फिजियोलॉजिकल मतलब शारीरिक फंक्शनिंग। तो ये दोनों चीज़ें जुड़ी होती हैं, ब्रेन और नर्वस सिस्टम से भी जुड़ी होती हैं।
तो इसके क्लिनिकल एविडेंस क्या क्या है, यानी रिसर्च से उन्होंने प्रूव किया। तो आइसनेक के आइडियाज सिर्फ थ्योरी नहीं है, उन्होंने इसको रिसर्च से साइंटिफिकली प्रूव किया। तो एलेक्जेंड्रोव और शुकीना ने 1992 में 107 न्यूरोटिक पेशेंट्स पर स्टडी की जो ग्रुप साइकोथेरेपी ले रहे थे। उन्होंने देखा कि अलग अलग पर्सनैलिटी टाइप्स का थेरेपी पर रिस्पॉन्स भी अलग था। कुछ लोग थेरेपी से जल्दी इंप्रूव हुए और कुछ लोग खासकर हिस्टेरॉइड टाइप के जो थे थेरेपी के लिए ज़्यादा रेजिस्टेंट निकले, यानी कम रिस्पॉन्स देने वाले। तो इससे ये क्लियर होता है कि पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर ट्रीटमेंट के आउटकम को अफेक्ट करती है। आप कैसा आपका पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर है उसी के हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट होएगी। अगर प्रॉब्लम आपकी पर्सनैलिटी में है तो प्रॉब्लम आपके ठीक होने में भी होगा। तो क्लिनिकल एविडेंस है इसका, इन्होंने रिसर्च से प्रूव किया। एक्स्ट्रावर्जन और कॉर्टिकल अराउजल। अब आते हैं एक्स्ट्रावर्जन पर। आइसनेक ने एक्स्ट्रावर्जन को अराउजल थ्योरी से समझाया। अराउजल का मतलब होता है बॉडी और ब्रेन का अलर्टनेस लेवल, कितना अलर्ट है आपका बॉडी और ब्रेन, जो स्लीप से लेके यानी आप सोने से लेके पैनिक तक जा सकता है। ये एक कॉन्टिन्यूम यानी लगातार स्केल होता है। इस अराउजल को कंट्रोल करता है एक सिस्टम जिसे कहते हैं ARAS, असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये ब्रेन स्टेम में होता है। इंट्रोवर्ट्स का बेसलाइन अराउजल पहले से ही हाई होता है, इसलिए वो ज़्यादा स्टिमुलेशन से बचना चाहते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स का बेसलाइन अराउजल लो होता है, इसलिए वो एक्साइटमेंट और स्टिमुलेशन ढूंढते हैं। तो इंट्रोवर्ट जो होते हैं पहले से ही ज़्यादा अलर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट अलर्ट होने के लिए स्टिमुलेशन चाहिए होता है इनको। तो अब तीसरा है न्यूरोटिसिज्म और लिम्बिक सिस्टम। तो न्यूरोटिसिज्म का रिलेशन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, खासकर लिम्बिक सिस्टम से। ये बता रहा है किस तरीके से ब्रेन और माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो लिम्बिक सिस्टम से जैसे एमिगडाला, हिपोकैम्पस, जो इमोशंस को कंट्रोल करते हैं ब्रेन के सिस्टम। तो जो हाई न्यूरोटिसिज्म वाले लोग होते हैं जल्दी इमोशनली रिएक्ट करते हैं, एंग्जाइटी ज़्यादा होती है इनको, शांत होने में टाइम लगता है। लो न्यूरोटिसिज्म वाले लोग स्ट्रेस में भी काम रहते हैं, जल्दी नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। तो इससे ये समझ आता है कि इमोशनल स्टेबिलिटी भी बायोलॉजिकल सिस्टम से जुड़ी हुई है। जैसा आपका सिस्टम है उसी तरीके से आपका इमोशनल स्टेबिलिटी है। फोर्थ है साइकोटिसिज्म एंड हार्मोनल फैक्टर्स। अब आते हैं साइकोटिसिज्म पे, जो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड डायमेंशन है। आइसनेक ने साइकोटिसिज्म को हार्मोनल और केमिकल फैक्टर्स से लिंक किया। उन्होंने बताया टेस्टोस्टेरोन जैसे गोनेडल हार्मोन्स, लो MAO यानी मोनो अमीन ऑक्सीडेज लेवल के बारे में इन्होंने बात की। तो रिसर्च में इन्होंने पाया और दिखाया कि लो MAO एक्टिविटी मिलती है अगर साइकोटिक पेशेंट्स में, उनके रिलेटिव्स में और कुछ रिकवर्ड पेशेंट्स में। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा पर्सन जो है, ऐसा इंसान ज़रूर क्रिमिनल या साइकोटिक बनेगा, बल्कि बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी होती है, इनएविटेबिलिटी नहीं होती है। यानी रिस्क तो होता है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ वो करे इंसान साइकोटिक बिहेवियर वाला। तो हार्मोनल फैक्टर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं साइकोटिसिज्म में। अब बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं यहाँ पे आइसनेक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स सिर्फ जीन्स की वजह से नहीं होते बल्कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन से होते हैं। मतलब अगर किसी इंसान में हाई इंट्रोवर्जन यानी ज़्यादा अंदर रहने की टेंडेंसी, खुद में रहता है वो, और हाई न्यूरोटिसिज्म यानी ज़्यादा इमोशनल इंस्टेबिलिटी दोनों हो, तो उसमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स जैसे फोबिया, ऑब्सेशन या कंपल्शन डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर किसी इंसान में हाई एक्स्ट्रावर्जन के साथ हाई न्यूरोटिसिज्म हो तो उसमें एंटी सोशल या साइकोपैथिक टेंडेंसीज दिख सकती हैं। यानी डिसऑर्डर्स एकदम अचानक नहीं आते बल्कि पर्सनैलिटी का रोल होता है इसमें। इसी वजह से पेन मॉडल को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब ही नहीं करता बल्कि कॉज भी एक्सप्लेन करता है। ये बताता है क्यों कोई बिहेवियर या प्रॉब्लम डेवलप होती है। इस मॉडल की स्ट्रेंथ ये है कि ये पर्सनैलिटी को बायोलॉजी से जोड़ता है। तो आइसनेक के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी ऊपर से नीचे नहीं बल्कि स्पेसिफिक बिहेवियर्स, हैबिट्स, ट्रेड्स, सुपर ट्रेड्स ऐसे चलता है। एक समझ लीजिए सीढ़ी की तरह होता है। छोटे छोटे हैबिट्स होते हैं, छोटे छोटे बिहेवियर्स होते हैं आपके, उनसे बनती है आपकी हैबिट्स, हैबिट्स से ढेर सारे हैबिट्स मिलाकर बनते हैं आपके ट्रेड्स, बहुत सारे ट्रेड्स को मिलाकर बनते हैं आपके सुपर ट्रेड्स जैसे एक्स्ट्रावर्जन या इंट्रोवर्जन। इनके फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इस तरीके से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आइसनेक टाइप वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका मतलब
फिक्स्ड कैटेगरी नहीं होता, जैसे हमने पीछे पढ़ा था अभी कुछ, सब लोग फिक्स्ड कैटेगरी जब टाइप थ्योरी बोलते हैं इसका मतलब फिक्स्ड कैटेगरी, या तो 0 या तो 1, यस या तो नो। यहाँ पे जब आइसनेक टाइप वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका मतलब फिक्स्ड कैटेगरी नहीं होता, ये भी एक कॉन्टिन्यूम यानी लगातार स्केल पर होता है, जहाँ लोग अलग अलग डिग्री में होते हैं। इसीलिए आइसनेक की ट्रेट टाइप थ्योरी को एक साइंटिफिक, बैलेंस्ड और मॉडर्न अप्रोच माना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो आइसनेक ये बताते हैं कि पर्सनैलिटी को समझने के लिए उन्होंने सिर्फ बातचीत या गेस वर्क पर डिपेंड नहीं किया, बल्कि प्रॉपर साइंटिफिक मेथड्स यूज़ किए। ये इनकी जो थ्योरी है उसकी सबसे प्लस पॉइंट यही है कि बाकी आप बहुत से साइकोलॉजिस्ट की बातें सुनेंगे, पढ़े हैं हमने बहुत सारे लोगों को, उनमें गेस वर्क है, बातचीत है, लेकिन साइंटिफिक मेथड्स कम है। अब यहाँ पे क्या है, साइंटिफिक मेथड्स इनकी थ्योरी में ज़्यादा है, जैसे सेल्फ रिपोर्ट, क्वेश्चनेयर, यानी लोग खुद अपने बारे में बताते हैं, ऑब्जर्वर रेटिंग, दूसरे लोग ऑब्जर्व करके रेटिंग करते हैं, बायोलॉजिकल रिकॉर्ड्स और साइकोलॉजिकल टेस्ट भी। तो इन सब डेटा को उन्होंने फैक्टर एनालिसिस यानी एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक जिसे कॉमन पैटर्न्स निकालते हैं उससे उससे इन्होंने एनालाइज किया इन सारे फैक्टर्स को। इस एनालिसिस के बाद उन्होंने पहले 2 बेसिक पर्सनैलिटी डायमेंशंस आइडेंटिफाई किए, पहला इंट्रोवर्जन, दूसरा एक्स्ट्रावर्जन, जो बताता है कि कोई इंसान कितना सोशल है, कितना एक्टिव है और स्टिमुलेशन कितनी चाहिए, और दूसरा न्यूरोटिसिज्म और इमोशनल स्टेबिलिटी, जो बताता है कोई इंसान इमोशनली कितना स्टेबल है या स्ट्रेस में कितनी जल्दी रिएक्ट करता है। बाद में 1976 में आइसनेक ने तीसरा इंपॉर्टेंट एक कॉन्टिन्यूम लगातार स्केल पर होता है ये चीज़ बताई कि हर चीज़ एक कॉन्टिन्यूम में होता है। हाई साइकोटिज्म वाले लोग थोड़ा ज़्यादा इंपल्सिव होते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं और सोशल रूल्स को चैलेंज करने वाले होते हैं। आइसनेक का मानना था कि साइकोटिज्म का जेनेटिक बेस होता है और ये किसी को साइकोटिक या एंटी सोशल प्रॉब्लम्स के लिए ज़्यादा वल्नरेबल बना सकता है। यानी जेनेटिकली ऐसा होता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन चांसेस होते हैं, ज़्यादा वल्नरेबल बना सकता है अगर आपके अंदर वो जेनेटिक बेस है तो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि डिसऑर्डर डेवलप हो ही जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आइसनेक के अकॉर्डिंग हर इंसान इन 3 डायमेंशंस पर कहीं ना कहीं फिट होता ही है। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि आइसनेक ने और क्या क्या किया। आइसनेक सिर्फ थ्योरी देने तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने पर्सनैलिटी को मेजर किया, यानी मापना, उनको मापने के लिए प्रॉपर टूल्स भी दिए। उनका मानना था कि अगर पर्सनैलिटी साइंस है तो उसे ऑब्जेक्टिवली यानी बिना बायस के नंबर्स के थ्रू मेजर किया जाए। इस पर्पस के लिए हैंस आइसनेक ने कुछ सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनर बनाए जिसमें लोग खुद अपने बिहेवियर और फीलिंग्स के बारे में जवाब देते हैं। इनमें सबसे फेमस टूल है आइसनेक पर्सनैलिटी क्वेश्चनर EPQ, जो 1975 में आइसनेक और उनकी वाइफ ने डेवलप किया था। EPQ मेनली 3 कोर डायमेंशंस को मेजर करता है, एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म और साइकोटिसिज्म, जो PEN, इसीलिए इसको पेन मॉडल भी कहते हैं। इस क्वेश्चनर की एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है लाई स्केल, इसको L स्केल भी बोलते हैं, जो ये चेक करता है कि कहीं रिस्पोंडेंट सोशली डिजायरेबल आंसर तो नहीं दे रहा, यानी झूठ बोलकर खुद को ज़्यादा अच्छा तो नहीं दिखा रहा। तो ये भी इस चीज़ इसमें है क्वेश्चनर में। अच्छी बात ये है। साथ ही बच्चों के लिए जूनियर EPQ भी बनाया गया, जो 7 से 15 साल के बच्चों पर यूज होता है। तो ओवरऑल EPQ जो है आइसनेक की थ्योरी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स को क्वांटिटेटिव फॉर्म यानी नंबर्स के थ्रू मेजर करने के चांस देता है, जो रिसर्च और डायग्नोसिस दोनों के लिए बहुत यूजफुल है। तो आइसनेक के अकॉर्डिंग इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स सिर्फ सोशल बिहेवियर में ही अलग नहीं होते, बल्कि उनके परफॉर्मेंस, एकेडमिक, अराउजल लेवल्स, अराउजल यदि मैं बता चुका हूँ, नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन या उनकी जागरूकता और डेली फंक्शनिंग तक में डिफरेंस होता है। तो रिसर्च के बेसिस पर आइसनेक ने बताया कि एक्सट्रोवर्ट्स जनरली पेन को ज़्यादा टॉलरेट कर लेते हैं, काम के बीच ज़्यादा ब्रेक्स लेते हैं और वर्क प्लेस पर ज़्यादा बातचीत करते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट्स शांत इन्वायरमेंट में बेटर परफॉर्म करते हैं। एक्साइटमेंट या स्टिमुलस यानी बाहरी एक्साइटमेंट, तो एक्सट्रोवर्ट्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है स्टिमुलस, लेकिन वही चीज़ इंट्रोवर्ट्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। इसी वजह से इंट्रोवर्ट्स अक्सर थ्योरेटिकल और साइंटिफिक फील्ड जैसे इंजीनियरिंग या केमिस्ट्री पसंद करते हैं, जबकि एक्सट्रोवर्ट्स ज़्यादातर पीपल ओरिएंटेड करियर जैसे कि सेल्स या सोशल वर्क की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एकेडमिक्स में देखा गया है कि इंट्रोवर्ट्स आमतौर पर हायर कॉलेज ग्रेड्स अचीव करते हैं, जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनके नंबर ज़्यादा आते हैं, लेकिन साइकेट्रिक सेटिंग्स में ड्रॉप आउट्स ज़्यादातर इंट्रोवर्ट्स होते हैं, जबकि एकेडमिक ड्रॉप आउट्स एक्सट्रोवर्ट्स में ज़्यादा मिलते हैं। अराउजल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रोवर्ट्स का बेसलाइन अराउजल यानी नॉर्मल लेवल पहले से ही अलग होता है, इसलिए सुबह के टाइम वो ज़्यादा अलर्ट होते हैं इंट्रोवर्ट, जबकि एक्सट्रोवर्ट्स का अराउजल शाम के टाइम पीक होता है। इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आइसनेक ने लेमन ड्रॉप टेस्ट का एग्जाम्पल दिया, जिसमें इंट्रोवर्ट्स ज़्यादा
सेलिब्रेशन दिखाते हैं क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम पहले से ही ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है। तो ओवरऑल आइजनेक ने ये क्लियरली दिखाया कि इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन सिर्फ पर्सनैलिटी लेबल नहीं है, बल्कि बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस का रिजल्ट है। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आइजनेक की थ्योरी, 4 ह्यूमर्स थ्योरी, शेल्डन के बॉडी टाइप्स, आयुर्वेदिक बॉडी टाइप्स, कार्ल जंग की साइकोलॉजिकल टाइप्स, टाइप ए, टाइप बी, जे ब्लॉक की थ्योरी, ये सारे और पेन मॉडल, ये सब अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। आपने इतनी ध्यान से मेरी इस पूरी टॉपिक को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।